साहब जय हिंद। कर्नल जय सोडी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए सर, थैंक यू। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर, आपने समय दिया। सर अग्निवीर को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि अग्निवीर एक ऐसा इशू जिस पर युवा बहुत बेचैन था। सत्ता बात नहीं कर रही थी, लेकिन जो हाल ही में रिजल्ट सामने आए हैं उसके बाद से अब एनडीए के अंदर से ही आवाजें उठने लगी हैं अग्निवीर को लेकर। जेडीयू के प्रवक्ता हैं केसी त्यागी जी, काफी वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि अग्निवीर पर एक बार फिर से विचार होना चाहिए। मैं एक बार अपने दर्शकों को वो बयान सुनाना चाहूंगा और उसके बाद फिर कर्नल सोडी सर मैं आपके पास आ रहा हूं कि क्या वाकई में अग्निवीर पर सरकार कोई फैसला ले सकती है। अग्निवीर के रिव्यू को लेकर आप मांग करिए। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हाँ। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर तो कर्नल सोडी सर अब आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा बयान केसी त्यागी सर की तरफ से दिया गया है, जिन्होंने कहा है कि हम सबसे पहला उनका यही बयान है कि आप अग्निवीर पर पुनः विचार कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी योजना है जिससे पूरे हिंदुस्तान में बेचैनी है। अब क्या हो सकता है सर? राजेश जी, मैं कई बारी आपके विख्यात चैनल पे आया हूं, जिसे पूरी दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, और मैं कई बारी जब भी आया हूं और इस मुद्दे पे डिस्कशन हुई है, मैंने यही कहा है कि इस अग्निपथ स्कीम को बदलने की जरूरत है, इसमें बड़े चेंजेस लाने की जरूरत है। अब जो एक वरिष्ठ नेता ने बयान दिया है, मैं उसके बैकग्राउंड में भी कहना चाहूंगा कि देखिए, अग्निपथ बदलने के इस वक्त दो मुख्य कारण हैं जो मेरी राय में। पहला है सैनिक। सैनिक इसलिए है क्योंकि अग्निपथ स्कीम से 75% जो सैनिक हैं वो 4 साल की सेवा के बाद रिटायर हो जाएंगे। आप एक आर्मर्ड रेजिमेंट का एग्जांपल लीजिए, जिसमें टैंक होते हैं। उस आर्मर्ड रेजिमेंट में 60 टैंक होते हैं और 70 भारी गाड़ियां होती हैं जो कि युद्ध के दौरान काम आती हैं। एक सैनिक को 8 से 10 साल लगता है उस टैंक को या भारी गाड़ी को चलाने में, माहिरता पाने में। अब अगर 4 साल में 75% सैनिक रिटायर हो जाएगा, तो कुछ साल बाद ऐसी स्थिति आएगी उस आर्मर्ड रेजिमेंट में जहां पे ये 130 भारी भरकम गाड़ियां चलाने के लिए एक्सपीरियंस सैनिक नहीं होंगे। जब तक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हैं, जब तक A2 सिविल अथॉरिटीज हैं, तब तक तो काम चल जाएगा। लेकिन जो भारतीय सेना का जो मेन रोल है वो है भारत की रक्षा करना। अगर भारत पे बाहर से हमला होता है, यानी कि युद्ध होता है भारत पे, और युद्ध के वक्त ये सारी 130 गाड़ियां युद्ध में इस्तेमाल होंगी, और तब हमारे पास इतने एक्सपीरियंस्ड सैनिक नहीं होंगे कि एक रेजिमेंट की गाड़ियों को चला सकें। अब अगर मैंने एक छोटा एग्जांपल दिया एक्सप्लेन करने के लिए, आर्मर्ड रेजिमेंट, अब इसको हम पूरे भारतीय सेना की उस पे देखें, वायु सेना पे देखें, नौसेना पे देखें, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी हमारे सैनिक शक्ति में घटाव आएगा, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस सोल्जर नहीं होंगे। दूसरी जो मुद्दा है कि क्यों ये बदलना चाहिए, ये अभी जो हाल में चुनाव हुए और फिर कई बड़े नेताओं ने इसके बयान भी दिए। देखिए, जन इच्छा, विल ऑफ द पीपल बहुत जरूरी होती है। जो लोग चाहते हैं उनको समझना बहुत जरूरी होता है। अगर मैं अपनी जिंदगी में पीछे जाऊं, जब मैं 8वीं कक्षा में था और मैंने ये फैसला किया कि मैं सेना ज्वाइन करूंगा, और नेशनल डिफेंस एकेडमी जो खड़गपुर पूना में, जिसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भी कहते हैं, मैंने 8वीं कक्षा में डिसाइड किया कि मैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ज्वाइन करूंगा। मैंने 8वीं क्लास से लेके 11वीं क्लास तक, क्योंकि तब उसमें एंट्री 11वीं के बाद होती थी, मैंने 8वीं से लेके 11वीं तक 3 साल दिन रात अपनी पढ़ाई भी की और एनडीए एग्जाम की मैंने तैयारी भी की। अब अगर मेरे एग्जाम के कुछ दिन पहले एनडीए के रूल्स चेंज हो जाते, तो क्या मेरे को झटका नहीं लगता? मेरे को धक्का नहीं लगता? मेरे को लगता कि मेरी 3 साल की मेहनत खत्म हो गई है। और अगर मैं जब एनडीए की मैंने तैयारी की और मैं एनडीए में जब पास हो गया या मैं एग्जाम दे रहा था, तब रूल बदल जाते कि मैं सिर्फ 4 साल की नौकरी कर पाऊंगा सेना में, तो क्या मैं 2 बार ही सोचता नहीं
कि मैं उस प्रोफेशन में जा रहा हूं जहां पे मैं सिर्फ 4 साल की नौकरी करूंगा, मेरा आगे का फ्यूचर अनसर्टन है। और अगर मैं खुदा ना खासा सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये पिरामिड है, इसमें ऐसा नहीं कि जो बाहर अग्निवीर आएंगे 4 साल बाद वो किसी चीज में उनमें कमी होगी, लेकिन क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा है, तो जब मैं 4 साल बाद आऊंगा तो क्या मेरा जो स्टैंडिंग होगी सोसाइटी में वो क्या होगी? बाकी जो सिविलियन तो दोस्त कहेंगे कि तू तो फेलियर था, तू तो रिजेक्ट हो गया। तो मैंने अपना अपना निजी एग्जांपल इसलिए एक्सप्लेन किया कि अगर मेरे दिल में पीड़ा होती, अगर सडनली ये चीजें चेंज हो जाती, तो आप सोचिए कि वो जो गांव के अधिकतर लोग हैं जहां पे उनका जो पहला वो दिल होता है सेना में आने का, सेना की वर्दी पहनने का, जो दिन रात अपने गांव की सड़कों में सुबह 3 बजे उठ के भागते हैं, खेतों में मेहनत भी करते हैं, भागते भी हैं, क्योंकि वो सेना की वर्दी पहन के जब वो अटैच होके वापस गांव में आए तो गांव वाले उन्हें कितना सत्कार से सम्मान करें। आप सोचिए कि अगर ऐसी चीज इतने बड़े पैमाने में हो रही, तो ये जन आक्रोश जो ये अग्निपथ स्कीम के अगेंस्ट है, ये तो वाजिब है, क्योंकि मैं अगर अपने आप को उस चीज में डाल रहा हूं तो बाकी लोग क्यों नहीं? तो मेरी राय में अग्निपथ स्कीम को चेंज करने के, उसको रिव्यू करने के 2 मुख्य कारण है, सैनिक और विल ऑफ द पीपल है, जन इच्छा। और मैं आपके दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि जो ये राजनीतिक बयान तो अलग हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स हैं इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के, जिससे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हेड करते हैं, उन्होंने 23 मई इसी साल को ऑलरेडी ऑर्डर जारी कर दिया है कि इस अग्निपथ स्कीम की रिव्यू किया जाए, इसकी फीडबैक ली जाए। तो ये चीज ऑलरेडी सेना, वायुसेना और नौसेना में इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई फीडबैक लेने की। और हम सारे जानते हैं जो फौज में रह चुके हैं कि एक सिस्टम होता है, फीडबैक लिखते हैं, उस पर फीडबैक जब आता है फिर उस पर सलाह मशवरा होता है, फिर उसकी नोटिंग शीट बनती है, प्रेजेंटेशन होती है, फिर डिसीजन होता है। तो मेरी राय में अग्निपथ स्कीम बदलने के 2 मुख्य कारण है, सैनिक और विल ऑफ द पीपल या जन इच्छा। जी, आपने बीच में एक मेरे दिल की बात कही। मैं सच बताऊं आपको कि जब मैं 8th 9th 10th तक पहुंचा था तो मुझे लगा कि मैंने आर्मी ज्वाइन करनी है। तो मैं भी उन लोगों में शामिल था जो सवेरे 4:30 बजे उठकर दौड़ने चले जाता था। 5 6 7 8 8 किलोमीटर दौड़ना, शाम को फिर स्कूल से आना। गांव के रहने वाले हम लोग, जंगल से लकड़ी लानी काट कर, और उसके बाद जैसे अंधेरा होना फिर दौड़ने चले जाना। और जब मैं भर्ती हुआ, जब आर्मी मैंने ज्वाइन की, तो मेरे फादर इतने खुश थे कि उन्होंने पूरे गांव में मिठाई बांट दी। तो ये हम लोगों के अंदर, ये जो लोअर मिडिल क्लास है, हम जो गांव के लोग होते हैं, वो इस लिहाज से आर्मी को देखते हैं। और एक बहुत अच्छा माना जाता था आर्मी में जाने को। लेकिन जो आपने कहा कि ये बात सही है सर, कि जब 4 साल बाद आप आ जाओगे तो आपके आस पड़ोस वाले ही आपके ऊपर सवाल उठाएंगे कि आप पक्के क्यों नहीं हुए। ये एक बड़ा फैक्टर था। लेकिन उम्मीद हम करेंगे कि अग्निवीर को सरकार देखे, रिवाइज करे उसको कि क्या हम इसमें कर सकते हैं अब, और इसको हम आगे डीपली समझने की कोशिश करेंगे सर। क्योंकि मेरी अभी भी कई यूनिट्स के अंदर बात होती है, कई लोगों से बात होती है, लोग खुल के कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है अग्निवीर के अंदर, लेकिन वो खुद ये कह रहे हैं कि सर हम पहले 4 साल पक्के हो जाएं, उसके बाद हम कोई भी रिस्की काम कर सकते हैं। ये जो मेंटेलिटी है सर, ये एक चिंताजनक है कि हौलदार को ये कहना कि भाई तू ही आगे चल क्योंकि अब हम पक्के नहीं है। इससे आप कैसे देखेंगे सर? ये खबरें आ रही हैं। राजेश जी, ये जो मुद्दे हैं ये बहुत गहरे और बहुत सच्चे मुद्दे हैं। मैं पहले आपके पॉइंट पे आता हूं जो आपने कहा, फिर मैं अपने पॉइंट देता हूं कि देखिए, जो भी सैनिक 4 साल की नौकरी करेगा और उसको पता कि अभी तक मेरा पक्का होना तय नहीं है, 75% चांस है कि मैं बाहर चले जाऊंगा, सिर्फ 25% चांस है कि मैं लंबी नौकरी के लिए रिटेन होऊंगा, तो वो जोखिम क्यों उठाएगा? क्योंकि अगर वो सिलेक्ट नहीं होता है तो वो बाहर जाके करेगा क्या? और हम जानते हैं कि फौज की नौकरी सबसे कठिन नौकरी है। जो पिक्चरों में दिखाई जाती है वो अलग है, लेकिन जो हम सेवा करके आए हैं हमें पता है कितनी कठिन नौकरी, कहाँ कहाँ हमारी तैनाती होती है, जिसका हम शायद जिक्र करें तो जो हमारे सिविलियन भाई बंधु हैं वो विश्वास ना करें। यहाँ पर 1 सेकंड के अगर इंटरनेट चला जाता है मोबाइल पे या लाइट चली जाती है तो हड़कंप मच जाती है घर में। और आप सोचिए जहां हमारी पोस्टें होती हैं, वो तो हम सारे जानते हैं जो सेवा की है कहाँ कहाँ पे होती हैं। तो वो सैनिक
क्यों जोखिम उठाएगा जब उसको पता है कि मेरा कुछ पक्का नहीं है? बनस्पत जो सैनिक शुरू से ही लंबी सर्विस के लिए तैनात हो रहा है, वो ये सेना में आया है, उसको पता कि अगर मेरा कुछ हो भी गया तो मैं सेना से निकाला नहीं जाऊंगा, मेरा अगर हाथ पैर चली भी गया मैं सेना से निकाला नहीं जाऊंगा, और अगर मैं शहीद भी हो गया तो मुझे शहीद का दर्जा मिलेगा, मेरे परिवार को देखा जाएगा, उनको पूरा जो अलाउंसेज हैं, फैमिली पेंशन है, पूरी चीजें मिलेंगी। तो अब देखिए ये बहुत बड़ी मानसिक डिफरेंस है, एक सैनिक जो 4 साल की सर्विस के लिए जा रहा है और एक सैनिक जो परमानेंट सर्विस के लिए जा रहा है। दूसरी चीज आप देखिए कि जब किसी भी सैनिक का 4 साल का कार्यकाल खत्म होने को आएगा तो वो 1.5-2 साल पहले ही वो टेंशन में आने लग जाएगा कि मेरा 4 साल बाद क्या हो गया, या मेरा 2 साल बाद क्या होगा। 2 साल तो मेरे अच्छे निकल गए, मेरा 2 साल बाद क्या होगा? क्या कोई अश्योरेंस है आज की डेट में कि जितने अग्निवीर निकलेंगे, 100% अग्निवीर जो निकलेंगे वो इतने इस जगह जाएंगे, इतने इस जगह जाएंगे? मैंने ऐसा मीडिया में कहीं नहीं पढ़ा। कुछ 1-2 जगह अनाउंस हुए कि 10% सीआईएसएफ में जाएंगे, एक आध राज्य सरकार ने बोला है, लेकिन ऐसा कोई कंसोलिडेटेड मैंने आर्टिकल या पेपर नहीं पढ़ा जहां पे लिखा है कि जितने अग्निवीर निकलेंगे 75% 4 साल की सेवा का, वो इतने इतने इस जगह जाएंगे। तो आप सोचिए, मैं भी आपको बताऊं, जब मैं सेना छोड़ रहा था तो जो मेरे आखिरी 1.5-2 साल थे, मेरे अंदर भी कई बारी कपकपी होती थी कि मैं बाहर करूंगा क्या। क्योंकि देखिए जो सेना के अंदर जिंदगी है, हमारा काम है, वो बिल्कुल सिविल से अलग है। मैं आपको एक और बड़े चौंकाने वाला आंकड़ा देना चाहूंगा। 1947 से लेके जब हम आजाद हुए से लेके आज तक लाखों अफसर, जेसीओ, जवान रिटायर हुए हैं, लाखों। और जितने ये लाखों रिटायर हुए हैं, इसमें से सिर्फ 26 सिविल लाइफ में सफल हुए हैं। तो आप सोचिए कि लाखों हमारे रिटायर हुए हैं और उसमें सिर्फ 26 सक्सेसफुल हुए हैं सिविल लाइफ में। ये 26 क्यों हुए हैं और इतनी कम तादाद में क्यों हुए हैं? क्योंकि हमारी सेना की जिंदगी, सेना का कार्यकाल, सेना का ढांचा, सेना का काम करने का तरीका सिविल से बिल्कुल विपरीत है। तो जब सैनिक बाहर आता है उसको बहुत बड़े झटके लगते हैं। मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं। जब मैंने 11 साल पहले सेना छोड़ी तो मैंने जो सिविल में नौकरियां की, मेरे को बड़े बड़े झटके लगे, क्योंकि मैं उन चीजों का आदी नहीं था। हमारी सेना की जिंदगी अलग थी, हमारे सेना का काम करने का तरीका अलग था, बातचीत करने का तरीका अलग था, सब कुछ बाहर अलग हो गया। मेरे को कितने साल लगे अपने आप को रियलाइज करने में। तो आप सोचिए कि भगवान की कृपा से, चलिए मैंने पढ़ाई की, ये की, मैं एक शहर का रहने वाला था, तो मैं तब भी थोड़ी तरह एडजस्ट कर गया। मेरे को, क्योंकि मैंने काफी डिग्रियां की थी सेना में, मेरे को नौकरियां मिलती गई। लेकिन एक सैनिक जो 10वीं 11वीं 12वीं क्लास पास करके आ रहा है, जो कि एक गांव का रहने वाला है, उसको नौकरियां कहाँ मिलेंगी, कितनी आसानी से मिलेंगी? तो ये चीज काफी सोचने वाले मुद्दे हैं। ठीक है सर, 1-2 पॉइंट और जो मुझे बहुत जल्दी जल्दी आपसे समझने हैं, क्योंकि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और दूसरे अर्धसैनिक बीएसएफ की बात की जा रही है कि वो लेंगे, लेकिन वहां से भी कुछ आवाजें आ रही हैं और आज भी आवाजें आ रही हैं कि सेना के रिजेक्टेड माल को हम क्यों लें? जो सेना के लायक नहीं था वो हमारे लायक कैसे हो जाएगा? बिल्कुल राजा जी, जो हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया कि ये जो 75% बाहर जाएंगे, वो इसलिए नहीं जाएंगे कि उनमें कमी थी या रिजेक्टेड माल थे, क्योंकि ढांचा ही ऐसा था कि हमारा पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है, हमारी पॉलिसी है 75% रिटेन हुए। लेकिन जो ये बाहर जाएंगे, जो सिविल दुनिया, जो बाकी संगठन संस्थाएं हैं, वो तो उन्हें रिजेक्टेड माल की तरह देखेंगी। वो जितना भी आपने आपको एक्सप्लेन करने की मैं बहुत अच्छा था, मैंने रेजिमेंट की हर टीम में हिस्सा लिया, मैं बहुत अच्छा था, लेकिन सामने वाला यही प्रश्न पूछेगा कि तुम इतने अच्छे थे, तुम वहां पक्की नौकरी पे क्यों नहीं हुए? तो वो रिजेक्टेड का जो ठप्पा लगेगा, वो बहुत मुश्किल होगा लोगों को समझाना, और अपने आत्मविश्वास के लिए भी वो एक आसान नहीं होगा। हम देखिए, हम जिन्होंने फौज में सेवा की है, हमें पता है कि जब प्रमोशन बोर्ड होते हैं और अगर हम किसी कारण से अगले रैंक के लिए नहीं अप्रूव हुए,
तो हमें कुछ दिन तो झटका लगता है, सबको लगता है। आप किसी भी रैंक पे सुपरसीड हो जाओ, झटका लगता है। आप जितना सोच लो मैं अच्छा था, लेकिन अगर आप सुपरसीड हो गए तो झटका लगता है। तो अगर हमें सेना में रहते हुए सुपरसीड होके झटका लगता है, जो सैनिक बाहर जाएगा, आप सोचिए उसके ऊपर क्या बीतेगी। तो ये सीआईएसएफ का, बीएसएफ का ये जो थिंकिंग है, ये वही थिंकिंग है जो हम डिस्कस करते आए हैं। जी, बस एक आखिरी सवाल और, क्योंकि लंबा वक्त मैंने आपसे ले लिया, लेकिन इस सवाल के बिना पूरी चर्चा अधूरी रह जाएगी। हम इस वक्त सर दुनिया भर में वेपन अम्युनिशन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या अग्निवीर आने के बाद हम प्राइवेट आर्मी भी एक्सपोर्ट करेंगे? क्योंकि हमने हाल ही में देखा है कि रूस में वैगनर के तौर पर इंडियंस लड़ते हुए मिले हैं, और क्योंकि फिर हमारे पास एक ट्रेंड सोल्जर होंगे और दुनिया भर में उनकी डिमांड होगी और मोटा पैकेज वो ऑफर भी करेंगे। क्या हमें उस लिहाज से भी चीजों को सोचना होगा? वो वक्त आ चुका है, क्योंकि 2 साल बाद शायद अग्निवीर धीरे धीरे वापस आना शुरू हो जाएंगे। राजेश जी, कोई भी पेंशनर जो फौज से सेवानिवृत्त होकर निकलता है, वो बाहर बड़ी लोभ माया होती है, मोह माया होती है, लोग गलत काम करने के लिए कहते हैं, लेकिन कोई भी सेवानिवृत्त सैनिक वो नहीं करता है। वो क्यों नहीं करता है? पहली बात, उसकी ट्रेनिंग वैसी होती है, उसकी सर्विस वैसी होती है। दूसरा, उसे डर होता है कि कहीं मेरी पेंशन ना रुक जाए, अगर मैं गलत काम करते हुए पकड़ा गया कहीं मेरी पेंशन ना रुक जाए। तो ये जो बहुत बड़ा डर होता है, और जो हम सारे एक्सपीरियंस होते हैं किसी ना किसी में, आप तोपें चलाने में एक्सपीरियंस्ड है, मैं इंजीनियरिंग में एक्सपीरियंस हूं, हमने जो वहां सीखा उसका अगर बाहर मिसयूज हो तो बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। तो जो भी सेवानिवृत्त होता है पेंशन वाला, वो कभी गलत काम नहीं करता है, चाहे वो जितनी कठिनाई से निकले, क्योंकि उसको डर होता है कि मेरी पेंशन ना रुक जाए। अब आप दूसरे साइड पे जाइए, जो सैनिक 4 साल की सर्विस के बाद निकला, उसे बाहर नौकरी नहीं मिली, कुछ समय तक तो वो घूमता रहेगा, नौकरी ढूंढता रहेगा, जो उसे 12.25 लाख मिलेंगे वो कोशिश करेगा, जब तक उस पर चल सकता है चलेगा। लेकिन एक वक्त आएगा जब वो कहेगा कि मेरे को तो कोई नौकरी मिल रही नहीं, मेरे घर में चूल्हा जलने के लाले पड़ गए हैं। तो अगर कोई उसे प्राइवेट आर्मी को ऑफर करेगा, चाहे यूक्रेन में, चाहे रूस में, चाहे इसराइल में, चाहे हमस ही करे, और उसे अच्छे पैसे मिलेंगे, तो वो क्यों नहीं जाएगा? जी, क्योंकि उसके पास वो स्किल है, उसको पैसा चाहिए और उसको पैसा मिल रहा है। और उसे प्राइवेट सेना, प्राइवेट हो पब्लिक हो, एक 4 साल वाले सर्विस वाले आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सैनिक पब्लिक हो प्राइवेट हो, उसको पैसा चाहिए, क्योंकि उसकी नौकरी नहीं मिल रही उसको। तो जब पेट पे किल्लत आती है, आदमी दर दर भटकता है, तो वो कोई भी नौकरी करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर उसकी पेंशन नहीं होगी, वो कहेगा चल यार मैं कर लेता हूं, कम से कम मेरे बूढ़े माँ बाप, मेरे भाई बहन जो स्कूल में जा रहे हैं, उनकी फीस तो निकल आएगी। तो ये जो, क्योंकि सबको अपना परिवार चलाना है, सबको परिवार चलाना है, सबको सबके ऊपर जिम्मेदारियां होंगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका कर्नल सोढी सर। यही उम्मीद करेंगे कि अब सरकार अग्निवीर पर कोई बड़ा फैसला लेगी, और वो फैसला उन हमारे फौजी भाइयों के लिए हितकारक होगा जो इस वक्त इस संदेह की परिस्थिति में है कि हमें रहना है या फिर बाहर जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू सर।